नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें बताते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 5 मेहमान हैं। बिटपन मजूमदार हैं, bmazumdar.com के अनुज गुप्ता होंगे IIFL सिक्योरिटीज से, और रविंद्र राव हैं कोटक सिक्योरिटीज से। साथ ही हमारे साथ होंगे नकुल रस्तोगी, ट्रेडिंग डायरेक्टर हैं लिंक SDN BSD मलेशिया से जुड़ेंगे, जो पाम तेल के मार्केट पर बात करेंगे। साथ ही हमारे साथ तरुण सत्संगी भी होंगे ओरिगो ई मंडी से। तो आप पांचों मेहमानों का ET नाउ स्वदेश पर स्वागत है। सबसे पहले बात लेकिन रुपए की करेंगे, क्योंकि जिस तरह की बिकवाली यहां पर हावी हुई है, लगातार गिरावट दिख रही है। इस साल की अगर बात करें तो साल 8% तक 2022 में रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो चुका है। पिछले एक साल में 10.5% तक की गिरावट आ चुकी है। 81 रुपए 58 पैसे के नए निचले स्तरों तक आज रुपया डॉलर के मुकाबले पहुंच गया है। रविंद्र जी, क्या लग रहा है, कितनी गिरावट रुपए में आप यहां से और देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग विष्णुमन जी। गुड मॉर्निंग सर। सबसे टॉप इंडेक्स है, आई थिंक वो काफी स्ट्रांग है, और हमने देखा है कि जैसे ही ये 110, 50, 111 के ऊपर सस्टेन कर गया, अभी अराउंड 114 के आसपास ट्रेड करा। आई थिंक दिस वीक विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो ब्रेकआउट हमने पिछले वीक में देखा है उसका कंफर्मेशन होना बहुत जरूरी है डॉलर इंडेक्स में। अगर वो होता है, और इस वीक में अगर हम क्लोजिंग डॉलर इंडेक्स का अराउंड 113 या 114 का देखते हैं, तो आई थिंक वी आर हेडेड टुवर्ड्स 120, 121, जो कि रुपए को और कमजोर कर सकता है। और अगर रुपए स्पेसिफिक बात करें, तो आई थिंक USD/INR स्पॉट में 81.70 से 82 का एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। मुझे लगता है कि वहां पे थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए रुपी, और थोड़ा सा अप्रिशिएट हो सकता है वहां से। लेकिन अगर उसके ऊपर निकल जाता उसके ऊपर निकल जाता है, तो फिर आई थिंक 83, 83.50 इज ऑन कार्ड्स। तो मेरे हिसाब से आई विल वेट फॉर दिस वीक। देखेंगे कि 81.70, 82 कैसे होल्ड करता है। अगर होल्ड नहीं किया तो फिर वी आर हेडेड टुवर्ड्स मोर पेन। और अगर होल्ड करता है तो आई थिंक फिर से एक बार करेक्टिव मूव एक आ सकता है USD/INR में टुवर्ड्स 80.75, 80.50, जहां पे फिर से हम एक बाइंग देख सकते हैं। तो आई थिंक 82 से लेके 80.50 का रेंज रहेगा मेरे हिसाब से। एंड वॉच आउट फॉर द ब्रेकआउट लेवल्स। अगर वो नहीं होता है तो फिर एक कंसोलिडेशन मोड में जा सकता है। ओके अनुज जी, कमोडिटी मार्केट में किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की बिकवाली यहाँ पर भी दिख रही है, अक्रॉस द बोर्ड यहाँ पर आज गिरावट है। क्रूड देखिए लगातार, हालांकि क्रूड की अलग कहानी भी है, ग्लोबल मंदी की यहाँ पर चिंता है, लेकिन गोल्ड और सिल्वर में किस तरह की रणनीति बनाने की आप सलाह दे रहे हैं? विष्णु जी गुड मॉर्निंग। देखिए, लास्ट वीक हमने देखा था कि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड और सिल्वर के प्राइस करेक्ट हुए थे। हालांकि डोमेस्टिक मार्केट में रुपी के चलते थोड़ा सा एक पॉजिटिव में क्लोज हुआ था। मगर अल्टीमेटली जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि जो गोल्ड और सिल्वर है, ये इंटरेस्ट रेट के आने के बाद से थोड़ा सेलिंग प्रेशर में दबाव में आया है, तो वो कंटिन्यू यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है कि जो स्ट्रेटेजी है वो अभी फिलहाल बिकवाली की ही लग रही है, क्योंकि अगर हम देखें तो गोल्ड का प्राइस $1650 के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं एक नेगेटिव सेंटीमेंट यहाँ पर आता हुआ दिखा है। डॉलर इंडेक्स देखें तो 113 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखा रहा है, और MCX की अगर बात करें तो 49,500 के नीचे गोल्ड ट्रेड कर रहा है। सिल्वर भी अगर देखें तो जहां $19 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट ने मेंटेन किया था, अब उसको ब्रेक करता हुआ $19 के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो एक सेलिंग प्रेशर दोनों ही काउंटर में आता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि रुपी की वजह से हम देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत जो डोमेस्टिक मार्केट है वहां पर आपको एक बाउंस बैक आ सकता है। तो बिकवाली की सलाह रहेगी बाउंस बैक पे। हमें लगता है कि गोल्ड का प्राइस ऊपर में 49,500, 49,600 आए तो बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। 49,850 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 49,000 तक देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेक्टेड है कि करीबन 1625, $1620 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। सिमिलरली सिल्वर के अंदर करीबन 56,000 के आसपास के लेवल्स मिले, वहां बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। 56,650 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 55,000 तक देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में हमें लगता है कि $18.5 तक के नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जिस तरीके से बेस मेटल में भी एक ट्रेंड डाउन आता हुआ दिख रहा है, तो सिल्वर भी वहां से क्यूज लेगा। तो मेटल्स में अगर हम ओवरऑल पूरा काउंटर देखें तो पूरे ही मेटल के अंदर एक डाउन ट्रेंड आता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है कि ये अभी जो गिरावट है थोड़ी बहुत अभी शॉर्ट टर्म में सस्टेन हो सकती है। और अगर हम फाइनल नीचे देखें तो गोल्ड हमें लगता है कि एक बार $1620 तक और सिल्वर $18 तक के लेवल को छू सकता है। आपका व्यू क्या है बिटपन? देखिए, मेरा तो ओवरऑल व्यू थोड़ा डाउनसाइड का है, लेकिन मुझे एक्सपेक्ट करना कि थोड़ा सा इंट्राडे पर्सपेक्टिव में थोड़े कुछ सेगमेंट में थोड़ा सा एक माइल्ड शॉर्ट कवरिंग हो सकता है। सिल्वर भी मुझे लग रहा है कि स्पॉट में 1820 के आसपास आ सकता है, या गोल्ड भी वीक है, लेकिन जो करंट सिनारियो है डॉलर रुपी वो थम ही नहीं रहा है। और जो जिस तरह का सिनारियो भी है, प्रोबेबली 81, 90 या 82 लेवल तक छू सकता है स्पॉट लेवल।
तो फिलहाल के लिए अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि बेस मेटल में तो डाउनसाइड रहेगा, एनी स्ट्रॉन्ग पुल बैक विल बी सेलिंग फॉर पोजिशनल पर्सपेक्टिव। लेकिन आज जिस तरह से लग रहा है कि थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि प्रोबेबली गोल्ड में थोड़ा सा बॉटम लेवल पे एक बार रिकवरी हो सकता है। 49,100 150 के आसपास अगर बनता है तो एक इंट्राडे के लिए बाय बनेगा, 48,900 के नीचे स्टॉप लॉस, और 49,500 टू 49,600 आपका टारगेट रहेगा। और वही रेंज आने के बाद अराउंड 49,500 टू 600 के आसपास प्रोबेबली वहां पे भी एक शॉर्टिंग बनेगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए बॉटम लेवल पे इंट्राडे में गोल्ड में बाय कर सकते हैं। ओके, चलिए अब कुछ एग्री मार्केट की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले पाम तेल पे नजर डालेंगे, क्योंकि पाम तेल, कॉटन, ये तमाम ऐसे इंटरनेशनल मार्केट में भी काफ़ी गिरावट दिख रही है। हमारे साथ नकुल रस्तोगी साहब हैं। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, इस कितनी गिरावट और यहाँ से आप देख रहे हैं पाम तेल में, और क्या वजह है इस गिरावट की? बेसिकली जो पाम तेल भी अछूता नहीं है वर्ल्ड की जो इकोनॉमीज की और जो कम्युनिटीज का हाल चल रहा है। ओके, तो पाम अपने आप में जो पाम की सिचुएशन है वो तो है ही, लेकिन जो फ्राइडे को यूएस में सोया ऑयल बहुत नीचे गया, उसके बाद आज भी सोया ऑयल की गिरावट जारी है, क्रूड ऑयल भी नीचे गया, तो जो सोना भी नीचे जा रहा है, स्टॉक मार्केट्स नीचे जा रहे हैं, तो जो जनरल ट्रेंड चल रहा है उसी के साथ में पाम ऑयल भी हमारा नीचे जा रहा है। बाकी जो पाम के फंडामेंटल्स है वो तो वैसे ही बेयरिश हैं। एक दिन और जब दोराब जी भी बात कर रहे थे, अभी जो हम लोगों की कॉन्फ्रेंस, ग्लोबल ऑयल कॉन्फ्रेंस होके चुकी है, उसमें भी सभी ने इसी तरीके की बात करी कि आगे चल के पाम ऑयल की प्राइसेस नीचे जा सकती हैं। उसका कारण क्या है? जी, बियरिश आउटलुक है कि दिसंबर तक यहाँ पर गिरावट आ सकती है। तो यहाँ से और कितनी गिरावट आप देख रहे हैं? 3500 रिंगिट के नीचे है। यहाँ से परसेंटेज टर्म में अगर बात करें तो कितनी गिरावट की आशंका और लग रही है आपको? आप ये समझिए कि एक बार 3,000 रिंगिट अगले महीने के आसपास जाके हो सकता है। एकदम से अभी 30 सितंबर तक तो नहीं, जैसा कि दुराब जी ने कहा था सितंबर में हो जाएगा, लेकिन फिर भी आगे चल के नवंबर, अभी अक्टूबर में एक बार ये 3,000 पे जाएगा। उसके बाद देखते हैं इसका बाकी चीजों के साथ, सोया ऑयल के साथ क्या पैरिटी आती है, डिमांड कैसी रहती है। लेकिन मेरे ख्याल में जब इतना सपोर्ट्स इसका टूटा है तो एक बार 3,000 तो जा सकता है, तक जा सकता है। यानी यहाँ से करीब करीब 5 से 7% की और गिरावट की उम्मीद कर सकते हैं सर? आ सकती है। ओके सर, अब सोया तेल और सनफ्लावर, इन दोनों में कितनी गिरावट की संभावना है? सोया तेल में तो अभी और गुंजाइश है, सनफ्लावर में उतनी नहीं है, क्योंकि सनफ्लावर का तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम ही है। वहां से इतना ज्यादा तेल यूक्रेन और रशिया से निकल नहीं पाएगा। प्लस रशिया जो अभी टफ स्टैंड्स ले रहा है, तो उसमें हो सकता है वो कुछ और रिस्ट्रिक्शंस बढ़ जाएं। लेकिन सोया ऑयल, चूंकि सनफ्लावर सोया ऑयल दोनों सॉफ्ट ऑयल्स हैं, तो साथ के साथ चलते हैं, तो उसमें थोड़ा सपोर्ट रहेगा सोया ऑयल को उस चीज से। लेकिन उनकी अपनी यूएस में तो क्रॉप आके चली गई, अब इसके बाद यूएस की क्रॉप अभी कटेगी, उसकी हार्वेस्टिंग चालू होगी, और फिर जो अर्जेंटीना, ब्राजील में जो अभी चल रही है, प्लांटेशन चल रही है, प्लांटिंग चल रही है, उसके हिसाब से आगे चल के उनका भी बहुत सारा माल आने वाला है। और सब चीजों का सार तथ्य जो है वो है डिमांड। सप्लाई सब तरफ दिख रही है, लेकिन डिमांड साइड अगर सही में हर तरफ रिसेशन आ गया, यूरोप में भी और हम लोगों ने भी इंडिया में भी फील किया, तो फिर ये डिमांड ही इस बाजार को नीचे लेके जा रही है और लेके जाएगी। शुक्रिया रस्तोगी साहब, आपने वक्त या पाम ऑयल जी। यानी कुल मिलाकर यही कह रहे हैं, ग्लोबल ऑयल कॉन्फ्रेंस से भी यही निकल कर आया था कि दिसंबर तक इस तरह की मंदी चलेगी, और भारत जैसे इकोनॉमी के लिए जहां 60% से ज़्यादा हमें इंपोर्ट पर ही निर्भर है खाने, तो भारत के लिए एक अच्छी खबर है, वो भी त्योहारी सीजन में जहां पर डिमांड काफ़ी हायर लेवल पे रहती है। शुक्रिया सर एक बार फिर से आपका। चलिए वापस से लौटते हैं वायदा बाजार की तरफ, और गोल्ड सिल्वर की बात कर रहे थे। रविंद्र जी, आपका भी गोल्ड और सिल्वर में क्या है? जिस तरह से रुपया कमज़ोर हो रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, हालांकि डॉलर की मजबूती से वहाँ पर दबाव है, लेकिन यहाँ पर भी उस तरह सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है MCX पर। बिल्कुल, मेरे हिसाब से हमें ये देखना पड़ेगा कि इंटरनेशनल गोल्ड जो है वो थोड़ा सा वीक हो गया है। अभी हम काफ़ी टाइम से 1670 स्पॉट में बात कर रहे थे, $1670 पर आउंस का, और अभी 1670 पर डॉलर आउंस ये ब्रेक कर चुका है एंड इट इज़ ट्रेडिंग क्लोज टू $1640। तो मेरे हिसाब से जो मल्टीपल सपोर्ट जोन था वो ब्रीच हो चुका है, और अभी 1670 1680 का जो सपोर्ट था वो अभी रेजिस्टेंस हो जाएगा।
और अगर फंडामेंटली भी देखें तो आई थिंक फेड का जो टाइटनिंग स्टांस है वो थोड़ा सा मार्केट को नर्वस कर रहा है, प्लस रशिया से जो स्टोरी आ रही है आई थिंक दैट इज आल्सो क्रिएटिंग पैनिक इन द ग्लोबल इकोनॉमी। तो मेरे हिसाब से हम सेलिंग अक्रॉस देख रहे हैं, और गोल्ड को भी हमने उसी तरह एक सेलिंग आते हुए देखी है। तो मेरे हिसाब से गोल्ड में इंटरनेशनल स्पॉट में वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 1594 टू $1600, जो कि एक 252 वीक एमए का रेजिस्ट सपोर्ट है। आई थिंक वहां से एक हम पुल बैक देख सकते हैं, लेकिन यहाँ से और एक $30 से $40 का फॉल वेरी मच पॉसिबल है गोल्ड में। और अगर एमसीएक्स की बात करें तो यस, रुपया थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा है, बट जैसे मैंने बताया कि 8170 82 का एक रेजिस्टेंस है। अगर वहां से करेक्टिव मूव आता है रुपी में, दैट इज इन यूएसडी आईएनआर में, तो मेरे हिसाब से एक डबल इम्पैक्ट रहेगा गोल्ड पे, क्योंकि इंटरनेशनल तो गिर ही रहा है, प्लस यूएसडी आईएनआर में भी अगर फॉल आता है तो वी माइट सी अ डबल इम्पैक्ट। और हमें लग रहा है कि 49,000 इज वेरी मच लाइकली इन द नियर टर्म, लेकिन इट माइट एक्सटेंड टिल 48,800 से 48,700। वहां पे हो सकता है कि थोड़ी बहुत एक रिलीफ रैली, एक बार्गेन बाइंग आए, बट एज ऑफ नाउ तो वीकनेस ही लग रहा है। सेल ऑन राइज शुड बी द स्ट्रेटेजी, और इंट्राडे पर्सपेक्टिव से भी हमें लगता है कि एक बार 49,100 से 49,150 49,150 तक के लेवल्स पॉसिबल है। सो आई थिंक थोड़े प्रेशर कंटिन्यू रहेगी एटलीस्ट फॉर दिस वीक। ओके, क्रूड को लेकर अनुज जी आपका व्यू क्या है? विष्णु जी देखिए, क्रूड में भी हमने यहाँ पे गिरावट देखी, ऑलमोस्ट 8% से ज़्यादा की क्रूड में गिरावट हमने लास्ट वीक आते हुए देखी थी। क्रूड का भाव WTI देखे तो $78 के आसपास है, और अगर हम ब्रेंट की बात करें तो जो हम टारगेट कर रहे थे $85 का, वो यहाँ पर अचीव होता हुआ दिखाई दिया है। इवन MCX की बात करें तो यहाँ पर हमने 6400 के नीचे के लेवल्स आते हुए देखे हैं। कहीं ना कहीं जो ट्रेंड बना है क्रूड का वो एक नेगेटिव टेरिटरी में है, क्योंकि जिस तरीके का रिसेशन आउटलुक और डिमांड आउटलुक नेगेटिव आया है, उसकी वजह से हमने देखा है कि गिरावट जो है क्रूड में बढ़ती हुई दिखाई दी है। हमारा व्यू है कि यहाँ पर अभी जो ट्रेंड है क्रूड का वो डाउन रह सकता है। नेक्स्ट लेवल अगर हम बात करें तो एक्सपेक्टेड है कि एक बार $80 तक ब्रेंट और आपका WTI करीबन $73-74 तक के लेवल दिखा सकता है। तो ओवरऑल ट्रेंड क्रूड के अंदर बिकवाली का रहेगा। अगर हम स्ट्रेटेजी वाइज बात करें तो अगर फ्यूचर्स की बात करें तो 6500 के आसपास बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। 6640 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 6200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो 6000 का जो पुट ऑप्शन है करीबन 215 के आसपास चल रहा है, उसको खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। 168 पे स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट ऊपर में 300 तक देखने को मिल सकता है। तो फ्यूचर और ऑप्शन दोनों के अंदर ही हमें लगता है कि यहाँ पर फ्यूचर में बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं, और ऑप्शन में 6000 का पुट ऑप्शन खरीद के चल सकते हैं। ऑप्शंस की भी रणनीति आपके पास, 6000 के स्ट्राइक की आप पुट खरीद सकते हैं, और नहीं तो अगर फ्यूचर्स बेचना है तो 6500 में बेचे 6250 के टारगेट के लिए। विटपन, आपकी राय क्रूड पर? मेरा ना थोड़ा व्यू थोड़ा अभी कॉन्ट्रास्ट इंट्राडे के लिए है। देखिए, ओवरऑल व्यू मैं लास्ट वीक बताया था कि मेरा व्यू डाउन साइड का है, दैट इज अ पर्सपेक्टिव, लेकिन मेरा ट्रेड कहाँ बन रहा है, दैट इज व्हाट एग्जैक्टली आई एम लुकिंग एट। और जिस तरह से सेलिंग है, और वो मुझे लग रहा है कि थोड़ा जिस तरह से गैप डाउन है, मेरे हिसाब से थोड़ा मार्केट स्टेबलाइज करेगा। और यहाँ पे जो ब्रेंट है वो $84 के आसपास है, तो यहाँ से $1-2 नीचे यहाँ पे मार्केट में सपोर्ट बन रहा है। और WTI के भी समथिंग अराउंड $70 to $75 से एक शॉर्ट कवरिंग रैली प्रोबेबली पॉसिबल है। जिस तरह से यूएस मार्केट भी ट्रेड कर रहा है, जिस तरह ग्लोबल मार्केट सेंटीमेंट में एक पैनिक क्रिएट किया हुआ है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड जो यूएस का एनएफपी डेटा का जो एक्सपेक्टेशन रिलीज होगा, उसके ऊपर थोड़ा सा मार्केट एक्टिव वॉच आउट रहेगा। और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन का जो डेटा भी है, दैट प्रॉब्ली लेट्स सी, क्योंकि वहां पे थोड़ा शायद प्रॉब्ली मार्केट को रिलैक्स कर सकता है थोड़ा पुल बैक के लिए। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 6300 टू 6340 टू 50 के आसपास मेरे हिसाब से बाय कर सकते क्रूड ऑयल फॉर इंट्राडे ओनली, नॉट फॉर होल्डिंग। और 6550 के आसपास का लेवल मुझे दिख सकता है, तो थोड़ा उस रेंज में मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल व्यू अभी भी डाउन साइड है, लेकिन डाउन साइड अभी के लिए इसका मतलब नहीं कि आप कहीं रेट पे भी सेल करेंगे, थोड़ा आपको स्ट्रॉन्ग पुल बैक आना पड़ेगा तभी सेल करें, क्योंकि ये मार्केट में वीक बेयर है, थोड़ा सा यहाँ पे वीकनेस और काफी ओवरसोल्ड है। तो यहाँ से पुल बैक रिकवरी गोल्ड में भी और क्रूड ऑयल में भी मुझे लग रहा है कि पॉसिबल है। सेल का पोजीशन तो बनाना है, लेकिन आपको पुल बैक पे बनाना है, नीचे के लेवल पे विटपन की राय की खरीद ले। और जैसा 6500 पे यहाँ से पुल बैक अगर आए 120 रुपये ऊपर, वहाँ पर अनुज जी की खरीदारी की सलाह थी, तो यानी यहाँ से ऊपर की तरफ बेचे, करंट लेवल पे मत बेचे, क्योंकि काफ़ी ओवरसोल्ड जोन में, तो हो सकता है कि यहाँ से हल्की रिकवरी दिखे, तो रिस्क रिवॉर्ड के लिए बेहतर होगा। क्रूड और एनजी पर आपका व्यू क्या होगा रविंद्र जी? वेल मेरे हिसाब से NYMEX जो है वो 84 हाफ डॉलर ब्रीच करने के बाद वहां से लोअर ट्रेड कर रहा है, और 77 का जो सपोर्ट है आई थिंक दैट विल बी वेरी स्ट्रांग, जो कि काफी करीब है, अभी अराउंड $78 के आसपास चल रहा है।
सो यहाँ से और $1 डाउन साइड, सो पॉसिबिलिटी है कि 6280 6300 तक आ सकता है। इसीलिए हमने जो हमारा टारगेट है वो भी अराउंड 6280 के आसपास दिया है। तो सेल ऑन राइज की एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, बट मैं भी एग्री करता हूँ कि यहाँ पर एक सपोर्ट आ सकता है मार्केट में, और मेरा जो व्यू है वो अराउंड 77 से लेके $84-85 का एक कंसोलिडेशन व्यू रहेगा। यहाँ से थोड़ा बहुत और डाउन साइड आ सकता है, तो लोअर लेवल्स पे सपोर्ट आ सकता है। तो आई थिंक आइदर सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए या फिर लोअर लेवल्स पे बाइंग किया जा सकता है। यस, अगर $77 के नीचे सस्टेन करता है, देन आई एम सीइंग फर्दर पेन, और ये डाउन साइड माइट एक्सटेंड टुवर्ड $68 to $65, लेकिन वो अभी थोड़ा सा दूर है। तो मैं वेट करूंगा $77 का ब्रेक के लिए। अगर वो ब्रीच नहीं होता है तो आई थिंक एक कंसोलिडेशन मूव आ सकता है विद इन $6 to $7 का रेंज। और नेचुरल गैस की बात करें तो आई थिंक नेचुरल गैस में 598 का जो ब्रीच हुआ है एमसीएक्स पे, आई थिंक दैट वाज वेरी वेरी क्रूशल। अभी 540 का सपोर्ट है, 540 के नीचे आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू फॉल टुवर्ड्स 480 490। तो मेरे हिसाब से सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। 598 का जो सपोर्ट था वो अभी रेजिस्टेंस बन जाएगा, और एनी राइज टुवर्ड्स आई थिंक 565 570 यू शुड बी यूज्ड एज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। 540 के नीचे ये डीपन हो सकता है, और तो मेरे हिसाब से जब तक 598 होल्ड है, आई थिंक सेल साइड पे रहना चाहिए। तो क्रूड और नेचुरल गैस बोथ सेल, बट सेल ऑन राइज। आपकी राय बेस मेटल्स में क्या होगी? आज सभी मेटल में गिरावट है, क्या बेचने की सलाह दे रहे हैं आज? बेस मेटल्स मेरे हिसाब से एल्यूमिनियम, जो मैंने पिछले वीक में भी कहा था, एल्यूमिनियम में काफ़ी पेन लग रहा है। हो सकता है कि एल्यूमिनियम के प्राइसेस 2000 से लेके $1950 तक एलएमई पे दिखे। वही एक कमोडिटी है जो कि टेक्निकली भी एकदम क्लियर ब्रेकडाउन दिया हुआ है ऑन मंथली चार्ट्स। तो मेरे हिसाब से एमसीएक्स की अगर बात करें तो 178 से लेके 184 तक के लेवल्स पॉसिबल है। तो दैट इज अ बिट कन्विंसिंग। कॉपर और जिंक अगर देखें तो आई थिंक इट इज इंचिंग टुवर्ड्स द सपोर्ट। जिंक में 269 का सपोर्ट है, और कॉपर में अराउंड 226 225 का सपोर्ट, 626 625 का सपोर्ट है। यहाँ से एक पुल बैक रैली आ सकती है, बट आई थिंक जिंक और कॉपर दोनों ही सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बट मेरा जो फेवरेट पिक है वो एल्यूमिनियम होगा। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से भी आई थिंक 193 50 194 तक आता है तो एक बार बेच सकते हैं। मेरा एक्सपेक्टेड टारगेट अराउंड 191 का है, और इसमें स्टॉप लॉस हम 195 तक का मेंटेन कर सकते हैं। यानी पुल बैक पर जिंक और कॉपर भी बेचना है, और एल्युमिनियम इनकी टॉप पिक है। ₹193.50 पे एल्युमिनियम को बेचना है 191 के टारगेट के लिए। बिटूपन, आपकी टॉप पिक क्या है? कोई एक काउंटर मेटल में? कॉपर में थोड़ा डिवाइस करना पड़ेगा कि जो मैंने रेंज दिया था वो शायद नहीं आएगा पुल बैक। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि कॉपर में थोड़ा सा भी 627 के आसपास चल रहा है अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट, तो इसको थोड़ा सा 632 33 के आसपास बेचिए। 639 के ऊपर स्टॉप लॉस, और ये प्रोबेबल 621 22 का टारगेट रहेगा। उधर जिंक भी मुझे लग रहा है कि जिंक भी बेच सकते हैं। यहाँ पे 271 का आसपास चल रहा है मार्केट, तो 273 के आसपास बेचना चाहिए। 276 के नीचे स्टॉप लॉस, ऊपर स्टॉप लॉस, और आपका 269 to 268 का टारगेट रहेगा। तो पूरे बेसमेंट के काउंटर भी वीक है, और जब जो बताया था एल्यूमिनियम आल्सो लुकिंग बैक वीक ही लग रहा है। थोड़ा पुल बैक में वो भी बेच सकते हैं इसके लिए। इन बिटूपन और रविंद्र जी दोनों की। अनुज जी, आपकी टॉपिक क्या है आज मेटल में? देखिए विश्वमोहन जी, बेस मेटल में सेलिंग साइड में ही ट्रेड देखने को मिलेगा। हमने सभी बेस मेटल में लास्ट वीक में गिरावट देखी थी, जिंक, एल्युमिनियम, कॉपर, इवन लेड के अंदर भी। तो आज भी हमारा ट्रेड सेलिंग साइड में ही रहेगा। कॉपर में करीबन 632 के आसपास बिक्वाली करें अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में, 638 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 624 तक देखने को मिल सकता है। वही हमें लगता है कि लेड के अंदर भी बिक्वाली का ट्रेड बना सकते हैं करीबन 177 में, स्टॉप लॉस 179 का लगाएं, टारगेट 174 तक देखने को मिल सकता है। तो कॉपर और लेड दोनों के अंदर बिक्वाली कर सकते हैं। हालांकि जिंक और एल्युमिनियम का भी ट्रेंड डाउन है, तो यहाँ पर भी बिक्वाली का ट्रेड बनाया जा सकता है। तो ओवरऑल अगर हम बेस मेटल की बात करें तो यहाँ पे बिक्वाली का ट्रेड ले सकते हैं। एक बेस मेटल और है जो कि एनसीडीएक्स में है, जिसको हम स्टील बोलते हैं। स्टील के अंदर भी हमने एक अच्छा गिरावट आती हुई देखी है। हमें लगता है कि स्टील के प्राइसेस में भी गिरावट का ट्रेंड देखने को मिल सकता है, और इसके भाव भी यहाँ पे सेलिंग के साइड ट्रेड हो सकते हैं। ओके, तो ये है टॉपिक मेटल में। चलिए अब बात कर लेते हैं एग्री मार्केट में खरीफ उत्पादन को लेकर। हमारे साथ ओरिगो ई मंडी से तरुण सत्संगी जी हैं। तरुण जी, आप लोगों की एक रिपोर्ट आई हुई थी, उसमें धान उत्पादन को लेकर सबसे ज़्यादा चिंता जताई गई है। क्या सरकार के जो पहले अनुमान के आसपास ही आपके ज़्यादातर अनुमान है, लेकिन राइस उत्पादन को लेकर आप लोगों ने काफ़ी लोअर एस्टिमेट किया है, क्या वजह है इसकी?
हाय गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मोहन जी। सी देखिए, वजह तो मेन है जो कि प्रोड्यूसिंग बेल्ट है, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड, पंजाब। तो यहाँ पर हमने देखा है स्पेशली अगर बात करते हैं उड़ीसा और झारखंड और वेस्ट बंगाल की, तो यहाँ पे एक्चुअली साइमल्टेनियसली जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम हुआ है। सर्टेनली लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हमको लगता है 13.5% प्रोडक्शन कम होगा। एंड इस बार जो राइस का प्रोडक्शन लगता है हमको करंट क्रॉप ईयर में 96.7 मिलियन मैट्रिक टन लगता है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम है। ओके सर, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत हो रही है सर। अब एक सवाल दलहन और तिलहन को लेकर कहते हैं, इसको लेकर क्या अनुमान है, क्योंकि आप तिलहन के बेल्ट में भी सोयाबीन में गए थे। सोयाबीन के उत्पादन को लेकर क्या अनुमान है आपका? सी अगर सोयाबीन के प्रोडक्शन की बात करते हैं तो वाई हमको लगता है 4.5% से गेन करेगा। इस वर्ष जो सोयाबीन का प्रोडक्शन रहेगा वो 12.49 मिलियन मैट्रिक टन रहेगा, जबकि लास्ट ईयर 11.9 मिलियन मैट्रिक टन था। क्रॉप काफी अच्छा है महाराष्ट्र और एमपी के अंदर। एमपी में एरिया जो रिड्यूस हुआ है सोयाबीन का टू पैडी एंड मेज, जिसकी वजह से एमपी का प्रोडक्शन कम होगा, लेकिन यील्ड काफी अच्छी है। और अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, वो कॉम्पनसेट करेगा डिक्लाइन जो कि एमपी से होगा। इन कंट्री एज अ होल वी विल हैव अ स्ट्रॉन्ग प्रोडक्शन दिस ईयर। सर, कॉटन को लेकर क्या अनुमान है? कॉटन को लेकर इसलिए बाजार में अलग अलग रिपोर्ट है। कहीं कहा जा रहा है कि 375 लाख गांठ भी हो सकता है। चंद्रशेखर जी की रिपोर्ट थी कि 335 से 345। हालांकि सरकार का जो लक्ष्य है वो 370 लाख गांठ है। आप लोगों का क्या अनुमान है? आप लोग किस तरह के एस्टिमेट देते हैं? क्योंकि बहुत बार होता क्या है, अराइवल के टाइम में बहुत ज़्यादा उत्पादन अनुमान हो जाता है तो किसानों के लिए भाव कम हो जाते हैं। आपका अनुमान क्या है? सी हमारा ऐसा मानना है, इस बार जो कॉटन का प्रोडक्शन रहेगा वो 342 लाख बेल्स का रहेगा, जो ईयर ऑन ईयर 8.5% हायर है। लास्ट ईयर में क्रॉप काफी कम देखा था, तकरीबन 315 लाख बेल्स का था। तो नो डाउट लास्ट ईयर कंपेरिजन में काफी अच्छा प्रोडक्शन है। और की प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करें, वेदर इट्स महाराष्ट्र हो चाहे राजस्थान, गुजरात हो और राजस्थान हो, तो अल्टीमेटली हमने देखा है कि जो की प्रोड्यूसिंग बेल्ट है वहां पर एक्चुअली अच्छा प्रोडक्शन होगा। बारिंग बिट ऑफ द डिक्लाइन हमको लगता है हो सकता है। यानी जो ऑरिगो की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक इनको लग रहा है कि 342 लाख गांठ का उत्पादन कॉटन का हो सकता है। तरुण जी, आपके ऑडियो में कुछ ग्लिचेस थे, इसलिए बहुत ज़्यादा बात नहीं हो पाई। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। रविंद्र जी, आपका भी शुक्रिया। अनुज जी, आपका भी, और बिरपन आपका भी। आप लोगों ने वक्त निकाला, पूरा आउटलुक समझाया। तो मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप